गुड मॉर्निंग बच्चों। जीडीएम बीबी सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का लेसन 4 कृषि हम कर रहे थे और इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यानी हमारा जो भारत है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है, कृषि यानी खेती होती है। इसकी 1/2 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी हमारे भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो किस में संलग्न है, क्या कार्य करती है, कृषि यानी खेती कार्य करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया अर्थात प्रथम क्रिया है। सारा कार्य खेती से ही होता है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी जो खेती है, जो कृषि है, वो हमारे लिए क्या करती है, खाद्यान्न। खाद्यान्न क्या होता है, जो खाने की जो वस्तुएं होती है। तो खेती के द्वारा ही खाने की जो वस्तुएं हैं वो उत्पन्न की जाती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। यानी खाद्यान्न के तो खाने की वस्तुएं तो उद्योग इनके कारण होता ही है, खेती के कारण। इसके अलावा जो उद्योग है उनमें जब कच्चे माल की जरूरत होती है तो कृषि के द्वारा ही ये की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यानी खाद्यान्न की वस्तुएं प्राप्त होती है खेती से। दूसरा, उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। तीसरा, इसके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात क्या होता है, बेचना, कि हमारे यहाँ से भारत से चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। अब आगे देखो, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार यानी जो खेती है उसके कितने प्रकार होते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। प्राचीन क्या हो गई, पुरानी। यानी खेती है वो हमारे देश की सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने के विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी हमारे जो प्राचीन यानी पुराने जो सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे वो भी खेती करने की जो विधियां हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। अर्थात पहले क्या करते थे, हलों से बिजाई होती थी। और हल किस तरह के होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे। इसके अलावा ऊँटों से, बैलों से व्यक्ति खुद भी उन पकड़ के उन हलों को चलाता था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन कैसे हुए, अब नई नई तकनीकी आ गई है, उसमें ट्रैक्टरों के द्वारा होती है और भी बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिससे खेती की जा रही है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती एक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। यानी वाणिज्य खेती जिसे बिजनेस होता है, व्यापार जो होता है, वो खेती कौन सी होती है, वाणिज्य खेती। और इसके बहुत सारे प्रकार हैं। वर्तमान समय में हमारा जो भारत है इसमें निम्न प्रकार कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। यानी किस किस तरह प्रकार के कृषि तंत्र इसमें अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक क्या होता है, जिसका प्रारंभ होता है, जिसका स्टार्टिंग जो होता है वो होता है प्रारंभिक। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी जो कृषि है, खेती है, वो मानसून पर, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता यानी मिट्टी वहाँ की कैसी है, उसमें उर्वरता है या नहीं है, उपजाऊपन जो होता है वो होता है उर्वरता। फसल उगाने के लिए और भी कई अन्य प्रकार के जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो उस पर निर्भर करती है कि वहाँ कृषि किस प्रकार की होगी।
अब आगे देखो, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यानी किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, टुकड़ों के ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते हैं, खाद्य जो फसलें हैं, खाने वाली जो फसलें हैं वो उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी जब उस मिट्टी में, उस जमीन की मिट्टी में उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो लोग उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित यानी उसको छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। स्थानांतरित क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वर अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि की विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी इसकी जो उर्वरता है वो शक्ति बढ़ जाती है और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। कृषि के विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी हमारी जो खेती है वो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोली जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो उसमें जैसे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है, उसमें क्या कहा जाता है, उसको झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यानी ये क्या है, खेतियों के अलग अलग नाम हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? गहन जीविका कृषि। ये गहन जीविका कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन यानी अधिकता। तो इस प्रकार की जो भूमि है, कृषि है, वो इस प्रकार की भूमि पे की जाती है जहां पे क्या होता है, जनसंख्या का दबाव यानी जनसंख्या अधिक होती है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यानी जो भूमि का स्वामित्व है, जिस भूमि पर जो किसान होगा उसी का क्या होगा, भू स्वामित्व होगा। और उसी कारण उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो ही पीढ़ी उसके जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे ज़मीन के क्या होते रहेंगे, आगे से आगे टुकड़े होते रहेंगे। इस कारण से वो क्या हो जाएगी, आगे जाके अलाभप्रद हो जाएगी। किसान वैकल्पिक रोजगार ने होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। यानी हरियाणा और पंजाब में जो चावल होते हैं वो व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उनसे पैसा प्राप्त जो होता है, तो जो चावल है वो हरियाणा और पंजाब में क्या हो गया, एक वाणिज्य फसल हो गई। ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। ओडिशा में क्या होता है, जो व्यक्ति हैं वो अपने जीवन यापन यानी अपने परिवार को पालने के लिए ही खेती करते हैं। आगे देखो,
रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योगों और कृषि के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, कोयला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी रोपण की जो कृषि होती है वो किस लिए की जाती है? बिक्री के लिए, यानी बेचने के लिए ये फसल तैयार की जाती है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योगों और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी इसके विकास के लिए जो परिवहन है और जो संचार के साधन है वो किसके बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब संशय प्रारूप, आपने भारत के भौतिकी विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सांस्कृतिक प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 संचय ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। यानी हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें प्राप्त होती है। एक होती है रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी जो रबी की फसल है उसको कब बोया जाता है? शीत ऋतु में, सर्दी के अंदर। कब? अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। यानी जो रबी की फसल है उसको सर्दी के मौसम में बोया जाता है और गर्मी के ऋतु में काट लिया जाता है। और कौन कौन सी फसलें होंगी? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यानी रबी की फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। यानी रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे रबी की गेहूं की जो फसल है वो अत्यधिक रूप में बोई जाती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी क्षोभों में होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो मावट होती है, जो सर्दियों में वर्षा होती है, वो किस कारण से आती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण आती है। इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण क्या है? कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। यानी खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? जो मानसून आता है उस समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, जवार, बाजरा, तुर यानी जिसको हर की दाल जो बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल है। यानी ये जो फसलें हैं ये किस में आती हैं? खरीफ की फसल में आती है। और कब बोई जाती है? गर्मी के मौसम में बोई जाती है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें
आस, अमन और बोरो बोई जाती है। यानी जो पश्चिमी बंगाल है, ओडिशा है, वहाँ धान यानी चावल की क्या की जाती है, फसलें बोई जाती है। और ये किस किस किस्म की होती है, अलग अलग जो किस्में होती है ना, तो चावल की कौन कौन सी किस्में हो गई, धान की आस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। यानी रबी और खरीफ की फसल तो होती है ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में, लेकिन जो इनकी जो बीच का समय है उसमें जो सब्जियां बोई जाती है वो क्या कहलाती है, जायद की फसलें कहलाती है। और जो तरबूज, खरबूजे, खीरे और जो गन्ना है वो कौन सी फसल हो गई, जायद की फसलें हो गई। अब आगे देखो, मिट्टी यानी मुख्य फसलें। मिट्टी जो मुख्य फसलें हैं उसको देखो। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य और अखाद्य, खाद्य यानी खाने में के जो उपयोग में लेते हैं, और अखाद्य जो खाने में उपयोग में नहीं लेते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल, भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या लिखोगे, चीन में। और विश्व में दूसरा स्थान किसका आता है, तो किसका आता है, भारत का आता है। उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। यानी जो चावल है वो एक खरीफ की फसल है और इसमें उच्च तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और सबसे अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है, और जहाँ अगर कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पे सिंचाई के द्वारा ये कार्य किया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब देखो, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य है। यानी गेहूं है वो क्या है, एक खाद्यान्न फसल है और ये एक रबी की फसल है और इसको वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, गंगा सतलुज का जो मैदान है, दक्षिण का जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और राजस्थान के कुछ भागों गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य है। अब देखो, मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, कि मोटे अनाज क्या होते हैं, जवार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन मोटे अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। यानी इनको मोटा अनाज तो कहा जाता है लेकिन जो पोषण की मात्रा होती है वो सबसे अधिक इन्हीं में होती है। उदाहरण थे, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जवार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए
सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब देखो बाजरा। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यानी बाजरा कहाँ पे उगाया जाता है? बलुई जो मिट्टी आती है, उथली काली मिट्टी जो आती है उस पे उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। अब मक्का देखो, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में होती है। यानी मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न यानी खाने के रूप में भी काम में आती है और चारा जो जानवरों को खिलाया जाता है उसके रूप में भी काम में आती है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुराने जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। दालें, दाल जानते हो आप लोग, ये कहाँ है, कैसी होती है? देखो, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। उत्पादक यानी सबसे अधिक दालें भारत में होती है और उपभोक्ता यानी जो जिस चीज़ को हम उपयोग में लेते हैं, तो सबसे अधिक हम कौन से अनाज को लेते हैं? दालों को। और सबसे अधिक उत्पादक भी किसका होता है? दालों का। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तुर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ है और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। हमने दालें पढ़ी। दालों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और इसी कारण से यहाँ पे जो शाकाहारी लोग हैं वो ज़्यादा अधिक दालें खाते हैं। दालें प्रोटीनदायक होती है। इनमें उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चने कई प्रकार की हैं जो क्या होती हैं दालें हैं, उसमें से कई रबी की होती हैं और कई किसकी होगी? खरीफ की फसल की होती है। और जो फलीदार फसलें हैं वो अरहर को छोड़कर सभी दालों वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को क्या करती है? बनाए रखती है। अतः जो भारत है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इनका उत्पादन अधिक होता है। अगला पॉइंट है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। इस लेसन को आप अच्छी तरह से रीड करना और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मेरे से कंफर्म कर लेना।